तो आज हम लोग मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक हम लोगों ने दो ग्रहों के बारे में पढ़ा, सूर्यदेव और चंद्रदेव। इन दोनों ग्रहों की खास बात यह थी कि सूर्यदेव भी एक राशि के स्वामी हैं, सिंह राशि के, और चंद्रदेव भी एक ही राशि के स्वामी थे, कर्क राशि के। अब हम लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मंगल ग्रह जो है दो राशियों के स्वामी है, मेष और वृश्चिक के। सामने बोर्ड में काल पुरुष की पत्रिका बनी हुई है। हम लोग जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि आती है और मेष राशि के स्वामी मंगल हैं, और मंगल की दूसरी राशि पड़ती है 8वें भाव में, जो वृश्चिक कहलाती है। इस प्रकार से मंगल काल पुरुष की कुंडली में दो राशियों के स्वामी हैं, पहली राशि और 8वीं राशि। हम लोग जानते हैं कि पहली राशि को या पहले भाव को, मतलब मेष राशि पहले भाव में पड़ती है, वृश्चिक राशि अष्टम भाव में पड़ती है। पहला भाव हम लोगों ने ये समझा था थोड़ा सा, इसे लग्न कहते हैं, लग्न या उदय या जन्म। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या घटना का जब जन्म होता है तो हम लोग देखते हैं उसको उदय कहते हैं या लग्न से उसे देखते हैं। तो पहला भाव काहे का है? जन्म का है या उदय का है। जन्म या उदय का क्या मतलब होता है? क्रिएशन, उत्पन्न करना, जीवन देना, किसी भी चीज को जीवन देना, है ना। क्योंकि जीवन आया है तभी वो उसका ब्रह्मांड में उदय हुआ हो, भले ही किसी शिशु का जन्म हुआ हो या किसी घटना का जन्म हुआ हो, है ना। तो पहले भाव का जो अर्थ निकलता है, अलग अलग संदर्भों में हमेशा भावों के अलग अलग अर्थ जो है लिए जाते हैं। तो पहले भाव का अर्थ निकलता है जन्म देना या उदय होना। तो अर्थात मंगल का एक कार्य क्या है? जीवन देना, जन्म देना। अभी तक हम लोग ये समझते आए हैं कि सूर्य जो है संसार को के जीवन दाता है, ब्रह्मांड के जीवन दाता है। वो अलग तरीके से जीवन दाता है, इन दोनों के अंतर को हम लोग समझेंगे। तो मंगल क्या है? जीवन देते हैं, जीवन मतलब प्राण शक्ति देते हैं। प्राण देना और प्राण की शक्ति देना जो अलग अलग चीजें हैं। और मंगल क्या है फिर? 8वें भाव के स्वामी है। 8वें भाव के स्वामी का मतलब कि 8वां भाव हम लोगों ने तो मोटा मोटा समझा था, उसे उम्र का भाव कहते हैं, आयु का। और आयु और मृत्यु जो है एक दूसरे के पूरक हैं। जब आयु समाप्त हो जाती है तो मृत्यु आ जाती है, इसलिए अष्टम भाव को मृत्यु का भाव भी कहते हैं। और हम लोग देख रहे हैं कि काल पुरुष की कुंडली में या नेचुरल जोडियाक में मंगल को अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव का भी स्वामित्व प्राप्त है। अर्थात मंगल न सिर्फ प्राण शक्ति अर्थात जन्म देने का काम करते हैं, बल्कि प्राण लेने का भी काम करते हैं, मृत्यु के भी कारक हैं। इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए मंगल के संदर्भ में बहुत सी चीजों का अध्ययन करेंगे। हम लोगों को यहां एक बात और समझनी चाहिए कि जब कोई ग्रह, जैसे अभी हम लोग सूर्य और चंद्रमा के बारे में हम लोगों ने समझा, एक एक राशियों के स्वामी थे, मंगल दो राशियों के स्वामी है। तो जब कोई ग्रह दो राशियों के स्वामी होते हैं तो उनके पास क्या एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, अतिरिक्त ऊर्जा होती है, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सा ज्यादा विस्तृत होता है, क्योंकि दो दो राशियों का वो स्वामी है। यहाँ एक चीज आप लोगों को बता दें कि जो राशियों का जो स्वभाव होता है वो ग्रहों द्वारा ही निरूपित होता है।
अर्थात राशियों के स्वभाव के कुछ गुण ग्रहों के स्वभाव से और ग्रहों के स्वभाव के गुण राशियों के स्वभाव से मिलते जुलते हैं। दोनों ही अपने एक गुण स्वरूप एक दूसरे को देते हैं, इसीलिए उनको स्वामित्व मिलता है। अर्थात मंगल के गुण स्वभाव का प्रभाव मेष और वृश्चिक पर होगा और मेष और वृश्चिक का प्रभाव मंगल पर होगा। तो चूंकि ग्रह दो राशियों के स्वामी हैं, तो इनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा होती है। इनका स्वभाव और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनका जो बिहेवियर है, वो थोड़ा एक अलग क्षमता मतलब स्तर रखता है। तो दो ग्रहों के स्वामित्व, दो भाव या राशियों के स्वामित्व होने का तात्पर्य ये हुआ कि दे हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी एंड एक्स्ट्रा बिहेवियर, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा इनिशियली और समझ लें। ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि मंगल जो है मेष और वृश्चिक के स्वामी है और इनका क्या मतलब हुआ। फिर हम लोगों ने ये भी देख लें, थोड़ा सा बोर्ड में लिखा हुआ है कि मंगल की जो स्वराशि, हाँ, मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मतलब मंगल को मेष राशि में काम करना अच्छा लगता है, या मेष राशि के बिहेवियर से मंगल के बिहेवियर को समझा जा सकता है। क्योंकि एक ये सूत्र वाक्य है, किसी भी ग्रह के गुण स्वरूप और स्वभाव को समझना हो तो उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि के बारे में अगर आप अच्छी तरह समझ लेते हैं तो उससे मिलता जुलता बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक्स ही उस ग्रह की होती है। ठीक है, तो हम लोगों ने मेष के बारे में जो पहले थोड़ा बहुत समझा था वो यह था कि मेष जो है चर राशि है और अग्नि तत्व की राशि है और मेल साइन है। ये हम लोगों ने मोटी मोटी तीन सब चीजें समझी थी। अग्नि तत्व है, चर है और पुरुष राशि है। ठीक, तो मंगल का तत्व भी अग्नि है और चर का मतलब है हर समय चलते रहा, मूवमेंट में रहना। तो मंगल क्या है, एक्शन का प्लेनेट है और मंगल क्या है, मेल पुरुष ग्रह है। अब हम लोग एक एक करके इन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सभी के माध्यम से मंगल ग्रह के गुण स्वरूप का अध्ययन करने की कोशिश करें। तो मेष राशि चूंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि है, यहां से यह निकल करके आया है कि मंगल का तत्व भी अग्नि है। मंगल चर है यानी एक्शनेबल प्लेनेट है और मंगल मेल है। और अग्नि तत्व की राशियां छत्री वर्ण की राशियां होती हैं, तो मंगल छत्री है। ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर हम लोग आगे एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि हम लोग ये समझते आए हैं, हाँ एक चीज और बता दें कि मंगल की जो उच्च राशि है मकर राशि है। मकर पृथ्वी तत्व की राशि है। मंगल उच्च राशि मकर में होने का तात्पर्य है, जब कभी भी मंगल जो है मकर राशि में होंगे तो वहां वो बड़ा अच्छा महसूस करते हैं, प्रसन्न मुदित महसूस करते हैं। और जब कोई ग्रह उच्च राशि में होता है तो उसके जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छी वाली, वो ज्यादा निकल करके सामने आती है। ठीक है, उच्च के क्यों होते हैं वो हम लोग बाद में समझेंगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आएगी अभी हम लोग एनालिसिस करेंगे उसकी। और कर्क राशि मंगल की नीच राशि है। नीच राशि में क्या होता है, नीच राशि देखिए, कर्क चूंकि जल तत्व की राशि है, जल का मतलब होता है भावनाएं, तो मंगल यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं करते क्योंकि नीच है, उनके दुखी होते हैं। उच्च में मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, और नीच राशि में दुखी होते हैं। तो कहाँ दुख पहुंचेगा, भावनाओं पर दुख पहुंचता है, क्योंकि कर्क जो है जल तत्व की राशि है। तो मंगल जब कभी भी जल तत्व की राशि कर्क में होंगे तो वहां उसको भावनात्मक परेशानियां होती हैं। अभी हम लोग छोटी छोटी चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है अपने पैरामीटर्स लेते हैं कि मंगल एस्ट्रोनॉमिकली जो है क्या पोजीशन है इनकी। अगर हम लोग खगोलीय आधार पर देखें तो ब्रह्मांड में ग्रहों का जो कक्षा क्रम है वो इस प्रकार का है कि सूर्य केंद्र में है,
उसके सबसे निकट जो है बुध है, और उसके बाद शुक्र है, और उसके बाद पृथ्वी है। तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य में दो ग्रह आते हैं, बुध और शुक्र। इनको हम लोग आंतरिक कक्षा के ग्रह या इनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। इनर प्लैनेट्स का भी हमारी बॉडी में एक अलग महत्व है, वो हम लोग बाद में समझें। और पृथ्वी की कक्षा के तुरंत बाद जो है मंगल की कक्षा है, और फिर जो है गुरु की है, और फिर शनि की है। अर्थात आउटर ब्रह्मांड में, आउटर ऑर्बिट्स में पृथ्वी के सबसे निकट कौन है? मंगल ग्रह है। अभी हम लोगों ने पिछले समझा था कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के उपग्रह है। तो हमारे शरीर को, हमारे मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जल्दी जल्दी प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार चंद्रमा जो, सॉरी, मंगल जो है वो भी पृथ्वी के निकटतम ग्रह है। तो वो भी हमारे शरीर और भावनाओं को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। कैसे करते हैं ये भी हम लोग आगे इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सूर्य और मंगल की जो दूरी है वो लगभग 141 मिलियन माइल्स है। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी की दूरी नियर अबाउट 93 मिलियन माइल्स है। तो इस प्रकार से मंगल और पृथ्वी की दूरी नियर अबाउट 43 माइल्स आती है, 48 माइल्स। मतलब कहने का यह है कि सूर्य की तुलना में मंगल ग्रह पृथ्वी के अधिक निकट है। लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है कि सब उसी प्रकाश में छुपे हुए होते हैं। तो मंगल जो है पृथ्वी के नजदीक होने के कारण ये भी मानव व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ऐसा प्रभाव जैसे चंद्रमा का प्रभाव हमें दिखता है उसके बिहेवियर में, इसी प्रकार से मंगल का प्रभाव भी जातक के इमीडिएट बिहेवियर में तुरंत दिखता है। फिर क्या है, मंगल ग्रह जो है पृथ्वी से छोटे आकार के हैं। इनका जो है साइज पृथ्वी से छोटा है। और दूसरा क्या है, मंगल जो है लाल रंग के चमकते हुए जो है ये ग्रह है। और जब कभी भी मंगल जो है सूर्य से दूर होते हैं, देखिए कोई भी ग्रह जब सूर्य के नजदीक होता है तो सूर्य के प्रकाश में वो छुप जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो मंगल जब कभी भी सूर्य से दूर होंगे, अर्थात उनके सप्तम भाव के आसपास होंगे, या पांचवें, छठे, सातवें, आठवें भाव पर, सूर्य से दूरी देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कोई ग्रह सूर्य से कितनी भाव दूर है। ठीक है, चलिए। जब कभी भी मंगल जो है सूर्य से दूर होते हैं तो बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग में, सूर्योदय के काफी पहले और सूर्य के प्रकाश के बाद शाम को या थोड़े रात में मंगल लाल रंग के चमकते हुए जो है ग्रह दिखाई देते हैं। तो इससे एक समझ में आया कि मंगल का रंग लाल है, और मंगल जो है चमकते हुए ग्रह है, मंगल आकर्षक है। तो इस एस्ट्रोनॉमी से जो एस्ट्रोलॉजी निकल करके आती है वो ये है कि चमकदार का मतलब है देखने में अच्छा लगना। तो मंगल से प्रभावित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी, वो थोड़ी आकर्षक होगी। चार्मिंग नहीं कह सकते, अट्रैक्टिव। चार्मिंग तो शुक्र के पास है, चार्म शुक्र के पास है। और थोड़ा मतलब आकर्षक व्यक्तित्व जो है, जिससे जल्दी लोग जो है इग्नोर ना कर सकें, वो मंगल के पास है। वो उसके कई अलग अलग कारण हैं। लाल रंग ये भी बताता है कि मंगल की जो बॉडी का जो कलर है फेस का, वो व्हाइट में थोड़ा रेडिश कॉम्प्लेक्शन लिए हुए है। ठीक है। दूसरा क्या है, लाल रंग जो है वो हमारे शरीर में रक्त का भी रंग है। ठीक है। और रक्त हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है। अभी हम लोगों ने समझा था कि चंद्रमा जो है हमारे शरीर में जितने भी लिक्विड है उनका कारक है। तो जो रक्त की जो लिक्विडिटी है उसके लिए तो चंद्रमा है, लेकिन रक्त का जो लाल रंग है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, वो जो है
मंगल उसके सिग्निफिकेटर है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर रक्त में आरबीसी की मात्रा कम हो तो बॉडी वीक हो जाती, मतलब, है ना। लिक्विड, चंद्रमा भले ही हमें लिक्विडिटी दे रहे हैं, लेकिन उसकी ब्लड की जो ताकत है, जो ब्लड की इंपॉर्टेंस है या प्योरिटी है या क्वालिटी है, वो कौन दे रहा है? मंगल दे रहे हैं। तो देखिए मंगल कितना ज्यादा जो है हमको प्रभावी कर रहे हैं। रक्त हमें क्या देता है? शरीर में ताकत देता है। आरबीसी कम हो तो हम क्या कहते हैं, हेमोग्लोबिन कम हो जाता है ना, और बॉडी एनेमिक हो जाती है। ऐसा क्यों होता है ये लोग आगे समझेंगे। तो मंगल क्या है? रक्त के कारक है, और रक्त हमारे शरीर को बहुत जल्दी प्रभावित करता है। तो एस्ट्रोनॉमी से ये दो चीजें निकल करके आई, और पृथ्वी के नजदीक होने से और रक्त का कारक होने से। लाल रंग और बहुत सी चीजें रिप्रेजेंट करता है, हम लोग क्रम से एक एक करके समझें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं माइथोलॉजी पर। माइथोलॉजी, पौराणिक कहानियों के आधार पर हम लोग को क्या एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ग्रह के कारकत्व निकल करके आते हैं। देखिए इसकी बड़ी दो छोटी छोटी कथाएं हैं, दो दो लाइन की। क्या हुआ? हिरण्यकश्यप, आपने नाम सुना होगा। हिरण्यकश्यप एक राक्षस थे। उनके बड़े भाई थे हिरण्याक्ष। आप जानते हैं कि राक्षस लोग ब्रह्मा जी और शिव जी आदि की तपस्या करके बहुत बली हो जाते थे, ताकतवर हो जाते थे, बहुत शक्तियां वो ग्रहण कर लेते थे। तो एक बार क्या हुआ, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया। अब आप समझ सकते हैं कितने बलशाली रहे होंगे। तो पृथ्वी का अपहरण कर लिया, और पृथ्वी को लेकर के वो सारे संसार में भाग रहे, लेके घूम रहे थे। तो पृथ्वी को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया। आपने देखा होगा वाराह अवतार में अपने जो है दोनों दांतों में पृथ्वी को भगवान विष्णु लिए हुए। तो भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को सुरक्षित उसकी कक्षा में स्थापित किया। तो भगवान तो विष्णु भगवान ही सारे कार्य करते हैं। तो पृथ्वी जो है देवी, भगवान विष्णु से और उनके रूप से बहुत प्रभावित हुई, और उनसे उन्होंने विवाह करने की इच्छा की। तो विष्णु भगवान ने पृथ्वी से विवाह किया और उनको एक पुत्र का जन्म हुआ। यह पुत्र जो है मंगल कहलाया। तो मंगल क्या है? भगवान विष्णु के अर्थात दैवी शक्ति के, ऊर्जा के, और पृथ्वी के से मिलकर के उत्पन्न हुए। तो मंगल के पास क्या क्या है? दैवी ऊर्जा है भगवान की, और पृथ्वी के वो पुत्र है। पृथ्वी का मतलब क्या हुआ? मेटरलिज्म, भौतिकता। अगर हम लोग बहुत मोटे मोटे रूप में समझें, स्थूल रूप में समझें, तो मंगल को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। अर्थात मंगल का एक बहुत बड़ा संबंध किससे है? पृथ्वी से है। पृथ्वी को अगर हम लोग इस तरह समझें इनके यूज को, कि हम लोगों के जो सिंपल छोटे छोटे जो भूखंड होते हैं, पीसेज ऑफ लैंड, प्लॉट, या और बड़ी भूमि कहें, छोटे से लेके बड़े तक, इन सब के कारक मंगल होते हैं। मतलब क्या हुआ? अगर किसी की पत्रिका में मंगल बली है और अच्छी स्थिति में है, तो उस नेटिव के पास भूमि होती है, या उसको मिलने में, भूमि को मिलने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो मंगल भूमि के कारक है। और मैटरलिज्म, भूमि तो बड़ा स्थूल रूप है, लेकिन पृथ्वी का बड़ा एक विस्तृत मीनिंग क्या है? मेटलिज्म। और दूसरा क्या कहते हैं? जड़ता। देखिए मेटलिज्म को जड़ता से जोड़ा जाता है। जड़ता मतलब क्या होता है? जड़ जाना, रुक जाना। रुक जाने का मतलब है जब कभी भी हम लोग भौतिकता में या सांसारिकता में लिप्त होते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक प्रगति और रुक जाती है। जबकि हम लोगों का या आत्मा का या मनुष्य का पहला लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक प्रगति होना। आध्यात्मिक प्रगति के माध्यम से हम लोगों को ईश्वर के की आत्मा से मिलना है। तो मंगल चूंकि वो पृथ्वी के पुत्र हैं, अर्थात वो जड़ता के हैं, भौतिकता के वो कारक हैं। मंगल क्या करते हैं? संसार में, सांसारिकता में जातक को लिप्त कर देते हैं। जब लिप्त कर देते हैं तो
हम लोग अपनी आध्यात्मिक प्रगति को भूल जाते हैं, इसलिए कहते हैं जड़ता, इनर्ट हो जाना, रुक जाना। आध्यात्मिक प्रगति का रुकना ही जड़ता कहलाता है। ठीक है। तो इस कहानी से भी हम लोगों को यह समझ में आया, मंगल जो है पृथ्वी के पुत्र है और दैवी ऊर्जा है उनके पास, क्योंकि भगवान विष्णु से जन्म हुए हैं। देखिए, सभी ग्रहों का संबंध जो है किसी न किसी रूप में भगवान के किसी न किसी रूप से जोड़ा गया है। मंगल के जन्म की एक और कथा जिससे इनके बारे में थोड़ा एक और जानकारी मिलती है। मंगल जी को, सॉरी, हम लोग जानते हैं शिव भगवान राजा दक्ष के पुत्री सती से उनका ब्याह हुआ था। किन्हीं कारणों से राजा दक्ष से और शिव जी से विचार नहीं मिलते थे। तो ये लंबी कथा हो जाएगी। इन शॉर्ट में, किसी कारण से जब सती का जो है और भगवान शिव का राजा दक्ष के महल में या आश्रम में अपमान हुआ, तो सती ने जो है आत्महत्या कर ली, आत्मदाह कर लिया, आत्महत्या क्या बल रहे, क्योंकि तब लोग अग्नि में कूद पड़ते थे। तो शिव जी बहुत व्याकुल हो गए थे और वो व्याकुलता में जो है पूरे संसार में इधर उधर घूम रहे थे व्यग्र होकर के। और उसमें जो है उनको अपनी जो है क्या कहते हैं अवस्था का भी नहीं ध्यान था। मतलब जैसे वस्त्रहीन होकर के व्यग्रता से घूमते रहे। और फिर वो जब मतलब उनमें बहुत उद्वेग था, बहुत क्रोध था, बहुत आत्मग्लानि थी, पश्चाताप था। और फिर वो एकाग्र होकर के वो अपनी तपस्या में लीन हो गए। जब वो तपस्या में लीन हो गए, चूंकि उनके अंदर क्रोध, आत्मग्लानि और ये सब चीजें, उद्वेग बहुत भरा हुआ था, उसी स्थिति में तपस्या में लीन थे, तो उनके माथे पर जो है वो श्रम की पसीने की कुछ बूंदें आ गई थी और वो बूंद जो है पृथ्वी पर मतलब गिरने वाली थी। क्योंकि भगवान शिव का कोई भी अंश बेकार नहीं जा सकता है, तो भगवान शिव के जो पसीने की बूंद थी व्यर्थ ना जाए, व्यर्थ जाती तो कुछ मतलब क्या कहते हैं अहित भी हो सकता था, अलोकप्रिय भी चीजें हो सकती थी। तो पृथ्वी ने उस पसीने की बूंद को ग्रहण कर लिया और ग्रहण करते ही वो बालक जो है, वो पसीने की बूंद जो है शिशु के रूप में वो परिवर्तित हो गया। तो इस कथा से भी ये निकलता है कि मंगल ग्रह का ये एक बालक मंगल ग्रह कहलाया, लोगों का मंगल करने के लिए आया। इस कथा से भी ये निकलता है कि मंगल का पृथ्वी से संबंध है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। फिर क्या है, मंगल का जन्म कैसे हुआ? शिव जी के क्रोध, आत्मग्लानि, पश्चाताप, उद्वेग, इन सब की जो भावनाओं के कारण जो शिव जी के चेहरे पर या माथे पर पसीना आया, पसीना माने जल, श्रम का जल, क्रोध का जल, उद्वेग का, पश्चाताप का, क्रोधाग्नि का जल, ये पसीने के रूप में जो है शिव जी के माथे पर आया। और है ना, और उसी से मंगल का जन्म हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मंगल का जन्म फिर किससे हुआ? जल से हुआ। इसीलिए देखिए, वृश्चिक जो है जल तत्व की राशि है। हम्म और क्रोधाग्नि थी, अग्नि भी थी उस जल में, क्योंकि क्रोधाग्नि से वो जल उत्पन्न हुआ। तो क्या है, मेष राशि है, अग्नि तत्व की राशि है। ठीक है। तो मंगल में भी ये सारे गुण आ गए। मंगल में क्रोध है, उद्वेग है ना, आवेग है, ये सब चीजें मंगल के गुण। तो इससे भी हम लोगों को समझ में आता है कि मंगल में जो है ये सारी चीजें मंगल के गुण स्वरूप स्वभाव में ये हमको मिले। तो ये हो गई हम लोगों की माइथोलॉजी, पौराणिक कहानियों से भी ये समझ में आया कि मंगल का पृथ्वी से संबंध है। पृथ्वी के कारक मतलब होने से उसके क्या चीजें निकल करके आती हैं। और मंगल का जन्म जो है जल और अग्नि दोनों से मिल करके हुआ है। उनकी एक अग्नि तत्व की राशि, एक जल तत्व की राशि है। अग्नि और जल चूंकि ये शिव जी के क्रोध, आवेग और ग्लानि से उत्पन्न हुए, तो मंगल में भी ये सारे गुण हैं। ठीक है।